हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो कल मैं आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री 3 दिन कंटिन्यूस मैं देते आ रहा हूँ, और उससे पहले मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का मैं आपको गेस्ट दे चुका। ठीक है, आज बारी है पॉलिटिकल साइंस का, यानी कि सिविक्स का। ठीक है, सिविक्स में जो भी मैं गेस्ट क्वेश्चन आपको बताया था, मेरे जो गुरु दिए गेस्ट क्वेश्चन, और इससे पहले जो मैं गेस्ट क्वेश्चन दिया था उसे तो बहुत सारा क्वेश्चन टैली कर रहा है, इसमें जितना सारा सवाल है सब उसमें दिया हुआ है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन ज़्यादा दे दिया था। तो आप ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो सवाल दे दिया हूँ रट के घोल के जैसे भी पी जाओ, रोक के चाहे हंस के। ठीक है, एग्जाम में टपक जाएगा तो फिर नहीं याद होगा तो पछताओगे, याद कर लोगे कुछ ना कुछ जरूर लिख दोगे। चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को सोच लेकर आखिर तक देखना, बहुत ही मजा आएगा। सबसे पहले सवाल यहाँ पे है, और बड़ी बात है यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ट्रांसलेट किया हुआ है, जो इंग्लिश वाले देख सकते हैं यहाँ पे। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती कैसे है? लोकतंत्र की सफलता राष्ट्र के लोगों के बीच आपसी सौहार्द, समन्वय एवं सार्थक आपसी विचार विनिमय पर आधारित होता है। जो लोकतंत्र की जो सफलता है ना, लोगों के बीच क्या रिलेशन बनता है, प्यार मोहब्बत, समन्वय, एक कंट्रोल, संतुलन बनता है, तो एक उसी को मतलब एक विनिमय करके एक आधारित होता है लोकतंत्र। आतंकवाद की चुनौती, अगर आप लोकतंत्र में सफलता चाहते हैं तो लोगों के बीच में आपसी क्या करना पड़ेगा, सौहार्द पैदा करना पड़ेगा, मोहब्बत मोहब्बत पैदा करना पड़ेगा, मतलब प्रेम से रहना पड़ेगा। इस समन्वय और सौहार्दता पर जब ठेस लगती है, ठेस कब लगती है? इस समन्वय और सौहार्दता पर जब आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, अब उस पर जब ठेस लगती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था टूटने लगती है, मतलब आपस में नफरत पैदा होता है। आतंकवाद और अलगाववाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के मार्ग ही है। आतंकवाद और अलगाववाद क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के मार्ग ही है, जो भारत आज इन्हीं दोनों संकीर्णताओं से कुप्रभावित है। भारत भी और बहुत सारे देश भी, आतंकवाद और लोकतंत्र, क्योंकि ये दोनों एक ऐसी चीज है जो लोकतंत्र को बदनाम करने में लगा हुआ है, लोकतंत्र को निस्तो नाबूद करने में लगा हुआ है। हमारे और आपके बीच में जो मोहब्बत है, जो प्यार है, जो प्रेम है, इसको जो है तफरका पैदा किए हुए। कौन है ये है आतंकवाद, क्योंकि इसका कोई धर्म नहीं होता है, कोई इसका धर्म नहीं होता। अलगाववाद जो जाति जाति खेलते हैं, धर्म को प्रभावित करते हैं, मतलब आपसी भाईचारे को खत्म करते हैं। यही है भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम। एक तरफ देश की उत्तरी पूर्वी सीमा पर आतंकवादी तत्वों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, सर्दियों सदियों से एक साथ पड़ोस में रहकर जीवन जीने वाले विभिन्न धर्मों के लोग संयम असुरक्षा के भाव में आक्रांत है। मतलब अलग अलग जो धर्म के लोग जो रह रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो मतलब सही से रह नहीं पा रहे हैं, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम देखने को मिलता है। वही अलगाववाद, अलगाववाद भी भारत देश में काफ़ी फैल रहा है। ठीक है, आज जब अलगाववाद होता है तो आपको पता है क्षेत्रवाद की भावना क्षेत्रवाद की जब भावना फैलता है तो उसको अलगाववाद बोलते हैं। ये सवाल लॉन्ग है, ठीक है, 5 नंबर का सवाल आएगा तो आप लिखिएगा। बढ़ती हुई राष्ट्र की एकता अखंडता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ला रही कौन? अलगाववाद। क्योंकि अलगाववाद का था हमारे देश में ही लोग रह करके, ये मतलब देश की राष्ट्र एकता और अखंडता में जो समक्ष जो चुनौतियां आ रही, ये सबसे बड़ी खड़ी कर रही चुनौती। इस तरह इन दोनों के बुराइयों के कुपरिणाम को न केवल हिंसा, विध्वंस एवं संपत्ति के कारण नाम ही हो रहे हैं, बल्कि लोग राष्ट्रीय भावनाओं को भूलकर अपना एक नए अस्तित्व को बनाने के लिए सक्रिय हो रहे हैं। मतलब एक ऐसा माहौल बन जा रहा जो देश के लिए नहीं बल्कि अपने लिए सोचने पे सब लोग परेशान हो रहे हैं। फलता ये हुआ कि राष्ट्रीय विभिन्न खंडों में बंटने की स्थिति में आ गया। अपना अपना, हर बोलता हम इधर बनेंगे, तो बोलता मुझे अलग से राज्य बना दो, तो बोलता मुझे पंजाबी राज्य बना, मतलब भाषा के आधार पर राज्य बना दो, धर्म के आधार पर राज्य बना दो, अलग अलग बात। ये सब अलगाववाद के कारण से हो रहा। आतंकवाद मूलतः धार्मिक, राजनीतिक और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए किया गया हिंसक प्रयास होता है। मतलब अपनी धार्मिक या सांस्कृतिक या तो फिर राजनीतिक बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप ये होता है, समाज के लोगों की सृजनशीलता के भाव तिरोहित होने लगती है। मतलब समझते हैं, जो सृजनशीलता, जो समाज में जो लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, जो बढ़ोतरी हो रही है, जो सृजन हो रही थी, उसमें क्या होता है, घटोतरी क्या बोलते हैं उसको, कटौती होने लगती है। क्योंकि सरकार की लोक कल्याणकारी शक्ति को भी अलगाववाद की शक्ति को समन करने में लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में कमजोर इच्छा वाली लोकतांत्रिक सरकार कभी कभी इन अराजक तत्वों के सामने गलत मांगों को मांग कर घुटने टेक देती है। कभी कभी ऐसे भी होता है, लोकतंत्र जो अलगाववाद होता है, जो क्रिमिनल लोग होते हैं, सरकार से बहुत बड़ा डिमांड करते हैं, सर मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो फिर जो कमजोर देश होते हैं तो क्या करते हैं, फिर कमजोर, जिस देश में कमजोर लोकतंत्र है तो अपने घुटने टेकने पड़ते हैं उसको, है ना, और उसको सारी जो मांगे हैं वो मांगों को पूरा करना पड़ता है। यह समर्पण ना तो लोकतंत्र के लिए हितकारी होता है, ना ही शेष लोगों के लिए लोकतंत्र के प्रति अकाट्य निष्ठा ही पनपा जाता है।
ठीक है। तो इसका इंग्लिश में देखिए, इसको जिस तरह मैं समझाया आप इस तरह से पढ़ पढ़ के समझिए। इंग्लिश वाले बच्चे नोट कर ले, मे भी कहीं कहीं इंग्लिश में हो सकता है मीनिंग में आगे पीछे हो, सॉरी इसके लिए, है ना। कोशिश करना आप भी थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लीजिए, बिकॉज मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी लॉन्ग समय लग जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल है, संघीय शासन व्यवस्था की संघीय शासन की दो विशेषताएं बताइए। पहला है, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न अनुसांगिक इकाइयों के बीच बढ़ती है। इन संघ के मतलब क्या होता है, स्टेट टू फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट संघीय शासन मतलब जो केंद्र सरकार है उसके उससे बात की जा रही है। तो संघीय शासन में जो व्यवस्था होती है, सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है, विभिन्न अनुसांगिक इकाइयों के बीच बटी होती है। दूसरा है, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है ना। संघीय व्यवस्था में ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। एक केंद्रीय स्तर की सरकार है जिसका अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। दूसरे स्तर पर प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार होती है जिनके अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व के विषय पर होते हैं। तो दो ही विशेषता लिखने हैं, लेकिन मैं आपको चार पांच विशेषता बता दिया हूं, ठीक है। आपका लॉन्ग में सवाल आएगा तो लिख दीजिएगा, सवाल अगर शॉर्ट में आया 2 नंबर वाला तो 2 विशेषता लिखेंगे, लॉन्ग में आएगा तो पूरा लिख दीजिएगा। प्रत्येक स्तर की सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है और अपने लिए कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होता है। हर कोई होता है जो सत्ता के लिए वैसा होता है, जिम्मेदारी होगा। अलग अलग स्तर के लोग, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। प्रत्येक स्तर की सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है, अपने अपने क्षेत्र का मालिक होता है और अपने अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह उत्तरदायी होते हैं। लोग अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। तो ये दोनों तो शायद दोनों सेम मैच कर रहा ना, ये दोनों सेम मैच कर रहा। अच्छा ये तीनों सेम मैच कर रहा, ओ माय गॉड। तो ये यहाँ से हटा, डबल वाला हो गया, ये वाला जो लाइन डबल हो गया, ठीक है। ये और दो ऊपर में। ओके, चलिए इंग्लिश वाला सवाल देख लो। इंग्लिश का सवाल देख ले और इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए इंग्लिश में ठीक लिखा हो 4 पॉइंट, है ना, उसमें डबल हो गया, डबल कॉपी पेस्ट हो गया। पंचायती राज क्या, बहुत इंपॉर्टेंट। पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत, ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का चयन होता है। पंचायती राज में ग्राम पंचायत का, ओ माय गॉड, और तो मेरी बात सुन ले यहाँ पे। पंचायती राज में ग्राम पंचायत का जो सदर होता है, जो प्रमुख होता है, वो मुखिया होता है। आप यहाँ पे आगे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। पंचायती राज में ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है और और क्या है, पंचायत समिति में जो पंचायत समिति में जो होता है वो, तो याद रखिए ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है और ग्राम पंचायत समिति का प्रमुख, और जिला स्तर पर जो जिला परिषद में होता है वो अध्यक्ष होता है, ठीक है। इतनी सारी बातें लिखेंगे अब तो हो जाएगा फिर लॉन्ग। ये थोड़ा सा पता नहीं शॉर्ट हो गया या तो फिर कुछ मिस्टेक हो गया, लिखा नहीं पाया। दबाव समूह क्या है, देखिए यहाँ पे, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के साथ साथ दबाव समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। गिव द डिफिनेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप। अब देखिए दबाव समूह क्या है। लोकतंत्र में जो राजनीतिक जो होता है ना, राजनीतिक दलों के साथ साथ तो दबाव समूह का भी बहुत मेन रोल होता है। दबाव समूह कुछ ऐसे व्यक्तियों का होता है, दबाव से क्या समझ रहा है, समूह मतलब कुछ व्यक्ति ही रहेगा। एक ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसे व्यक्तियों का होता है जो मान्य या सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार से कुछ मांग करके सामान्य नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। मतलब सरकार से कुछ डिमांड करती है, सरकार को दबाव डालती है, प्रेशर डालती है कि मुझे ये चाहिए, है ना। यह समूह ऐसे लोगों का गठन है जिसमें विशेष कार्यकर्ता होते हैं, जिसमें क्या होता है, विशेष कार्यकर्ता होता है, मिल जाएगा, जिनकी सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट रूप से सुनिश्चित कर रहते हैं। वस्तुतः कुछ विशेष लाभों की प्राप्ति के लिए यह समूह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अपनी बातों के दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं। मतलब दबाव डालकर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करना, ये दबाव समूह हुआ, ठीक है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको नोट कर ले। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, व्हाट इज सेकुलर स्टेट, बहुत अच्छा सवाल है। वैसा राज्य जिसमें सभी जाति धर्म, राज्य के मतलब यहाँ पे देश की बात आ रही है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब देश, वैसा राज्य जिसमें सभी जाति धर्म के लोग बिना भेदभाव के निवास करते हैं। उस मतलब एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा देश हो, एक ऐसा राज्य हो जिसमें सभी जाति धर्म के लोग बिना भेदभाव के निवास करते रह रहे हैं, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य में एकता का विकास होता है। क्या होता है, एकता का विकास होता है। आपस में भाईचारे की भावना का विकास होता है। आपसी लड़ाई झगड़ा की समस्या कम उत्पन्न होती है। भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां सभी जाति धर्म के लोग आपसी भाईचारे की सद्भावना साथ बनाकर रहता है। और इसको आप आगे बढ़ा करके और भी लिख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत मतलब एक ऐसा लोकतंत्र के अंतर्गत होती है धर्मनिरपेक्ष जिसमें
कानून जो होता है, जो संविधान होता है, सभी धर्म को समान रूप से अधिकार देता है, समान रूप से समान रूप से अधिकार देता है। अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने धर्म को मान सकता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, मान सकता है। ये सब बातें लिखेंगे तो चलेगा, आपको 2 नंबर का सवाल एकदम मिल जाएगा। ओके, आगे पढ़ते। सूचना का अधिकार अधिनियम, बहुत अच्छा सवाल है दिया, इसको देख लो, 5 नंबर वाला सवाल टपक जाएगा एग्जाम में, ठीक है। यह अधिनियम सूचना स्वतंत्रता अधिनियम 2001 की जगह आया है ना। देखिए स्पेस मतलब जो आप ऐसे स्पेस मत छोड़िएगा, पता नहीं। हाँ ये देखो 1 यहाँ शुरू हो रहा। अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से देश भर में प्रभावी हुआ है। भारत विश्व का 55वां देश है जहाँ जनता को सूचना का अधिकार दिया गया है ना। देखिए कितना अच्छा सवाल है, आपका ऑब्जेक्टिव सवाल क्लियर होता है कि भारत देश का 55वां देश है जहां जनता को सूचना का अधिकार दिया गया है। मतलब 54 देश पहले से सूचना का अधिकार देश राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है पहले से लागू था। 55वां देश जो है भारत दुनिया में लागू किया गया, वो भी कब 2005 को, कितना पीछे लागू किया। इसके मुख्य बिंदु 1 2 3 करके लिखिएगा, ठीक है। आम नागरिक सरकारी कार्यालय में वांछनीय सूचनाएं प्राप्त करते हैं, है ना। इसके लिए लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना अधिकारी के पास शुल्क के सहित आवेदन करना, मतलब कोई भी आप शिकायत कर सकते हैं। आवेदन प्राप्ति के लिए 30 दिनों के अंदर सूचना प्रदान कर देना है। क्या है, प्रविष्टिकृत की स्थिति में कारण बताना होगा। कुछ और यहाँ पे लिखा हुआ, तय समय सीमा के अंतर्गत सूचना नहीं है देने पर संबंधित अधिकारी को जुर्माना होगा। व्यक्ति के जीवन से संबंधित सूचना 48 घंटे के अंदर उपलब्ध करनी होगी। मतलब सूचना का अधिकार जो अधिनियम है ना, ये कानून बना हुआ है, आप अगर जाएंगे तो ये सब आपको मिलेगा। 48 घंटा के अंदर आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है। कानून के क्रियान्वयन हेतु केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग होता है, ठीक है। देखो सवाल बनेगा ऑब्जेक्टिव में, क्रियान्वित केंद्रीय स्तर पर क्या होता है, केंद्रीय सूचना आयोग होता है। राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग होता है, ठीक है। विभिन्न सरकारी विभागों में सूचना आयोग अधिकारी जो है हर विभाग में सूचना अधिकारी नियुक्त होते हैं। कानून के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं तथा सरकार से अनुदान प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं से सूचना मांगी जा सकती है। विशेष परिस्थिति में से सूचना नहीं दी जा सकेगी, है ना। विशेष परिस्थिति कुछ ऐसा होता है जिससे सूचना नहीं दे पाएगी। खुफिया एवं रक्षा से जुड़े सरकार के 18 भाग इस कानून की परिधि में से बाहर है यानी कि खुफिया, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन ये हुआ ना कि आप किसी चीज़ की भी सूचना आप मांग सकते हैं। तो खुफिया या रक्षा के बारे में आप जाइएगा, बोलिए हमको खुफिया के बारे में बताइए, तो आपको थोड़ी ना बताएगा, ठीक है। हाँ अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, आप वहाँ सूचना दायर करोगे तो आपको मिल जाएगा उसका आंसर, ठीक है। कोई भी चीज़ का सरकार क्या कर रही, सूचना जाके दायर कीजिए, आपको बताएगी सरकार क्या कर रही है, सरकार ने कहाँ कहाँ पैसा खर्च की, सूचना राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका अधिकार है, जाके पूछ सकते हैं, आपको मिलेगा, ठीक है। आपके एग्जाम में नंबर कम कैसा आ गया, जाके कंप्लेन कर आपको मिलेगा। लेकिन खुफिया और रक्षा से जुड़कर आप मांगिएगा तो ये नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये विभाग 18 से बाहर है। लेकिन भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार हनन के मामले में सुरक्षा एजेंसी को भी सूचना उपलब्ध करेगी। केंद्र ने सूचना के अधिकार से फाइल नथिंग को बाहर रखने का प्रयास किया है, जिसकी तीव्र आलोचना हुई है। इस संशोधन अभी स्थगित रखा गया है। इस कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए गांव-गांव तक कानून की जानकारी पहुंचने हेतु राज्य सूचना आयोग की को पहल करनी होगी, क्योंकि अधिकतर मामले राज्यों से ही जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर में यह लागू नहीं है, वहाँ भी इसे लोग लागू करने की प्रयास हो रहा है और होना चाहिए, बिकॉज अब तो राज्य हो गया ये, है ना। पहले तो केंद्र शासित प्रदेश था, अब तो पहले तो ये था विशेष राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया, में भी लागू हो जाए। इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार, मीडिया और गैर कांग्रेस संगठन सूचना आयोग के संबंधित क्रियान्वयन प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश वाला नोट कर लो फास्ट में, ये भी नोट कर लो। थोड़ा सा लॉन्ग सवाल है, देखो ये है सवाल 5 नंबर वाला बाबू, तो लॉन्ग तो रहेगा। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में महत्व रखती है, क्यों? देखो बहुत अच्छा सवाल है, ये तो 2 नंबर है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का बहुत महत्व है। लोकतंत्र जनता का शासन होता है। जनता अपने प्रतिनिधि जो होता है, जिसको चुनते हैं आप, अपने प्रतिनिधि द्वारा शासन में अपनी साझेदारी सुनिश्चित करता है। मतलब अपना उम्मीदवार जो है खुद जनता जो है चुनता है, अपना जो कैंडिडेट होता है जो खुद जनता चुनता है और चुन करके जो है साझेदारी बनाती है, किसको सुनिश्चित करती है, शासन में, कि भारत सरकार जो शासन चलेगी उसमें मेरा भी प्रतिनिधि रहेगा, हमारी परेशानियों को दूर करेगा, यहाँ घर में यहाँ पे जो गांव नाला बनाएगा, सड़क बनाएगा, ये सब है ना, गरीबों को देख रेख करेगा। सत्ता में साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव की संभावना समाप्त है। जब सत्ता में जब साझेदारी होता है तो क्या होती है, देखो सवाल है ना, सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, एक सवाल था ना ऑब्जेक्टिव वाला, सत्ता में साझेदारी जरूरी क्यों है, क्योंकि टकराव को
कम कर देती है, समाप्त हो जाती है। ये सवाल था ऑब्जेक्टिव, ठीक है। समाज के सभी लोगों के शासन व्यवस्था से जुड़े रहने के कारण शासन की क्रिया कुशलता बढ़ती है। तो सभी लोग से जुड़े रहेगा तो काम भी अच्छे तरीके से चलेगा। राजनीतिक दलों के लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा था? देखिए, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जनता के विभिन्न समस्याओं के समाधान में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहता है। हालांकि कुछ और यहाँ पे लंबा होना चाहिए था, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे और लंबा कर सकते हो कि जो राजनीतिक दल होता है, जो जो जनता अपने प्रतिनिधि खुद से चुनता है, तो जो राजनीतिक दल होता है वो सरकार के बीच जनता की समस्याओं को रखता है, और जो राजनीतिक दल है वो राजनीतिक दल जो है जनता की समस्याओं को सरकार के बीच रखता है जाकर के। जनता सरकार से नहीं मिलती है, जनता अपने प्रतिनिधि जो चुनता है उससे मिलती है, ठीक है। यानी कि जो अपना विधायक है उससे जाकर मिलेगा, उसको बोलेगा, और जो विधायक अगर विधानसभा में गया तो वहां बात रखेगा, इसको फायदा होगा। तो ये जो है सरकार और जनता के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं, इसीलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं, ठीक है। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य चलते हैं। चलिए, सबसे पहला कार्य यहाँ पे नीतियां एवं कार्यक्रम करना, नीति बनाना, कार्यक्रम करना, यह राजनीतिक दल का काम है। कानून बनाना, कानून कौन बनाता है? राजनीतिक दल ही तो है जो कानून बनाता है, ठीक है। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं। इन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर नए ये चुनाव अभी लड़ते हैं, मतलब नया नया कानून बनाएंगे ना, कि नीति बनाएंगे, कार्यक्रम करेंगे, नया नया काम करेंगे, तो ताकि हमको वोट मिले, हम फिर से सत्ता पे आ पाए। तो इसी आधार पर तो चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल भाषण, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अपनी नीतियों एवं कार्य जो जनता के सामने रखते हैं, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे भाषण देकर, ये सब अपने काम को रखते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश भी करते हैं। कौन? राजनीतिक दल करते हैं, कि तुम दे दो, वोट मिलेगा, ये करेंगे, वो करेंगे। शासन का संचालन, राजनीतिक दल का चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के लिए सरकार का निर्माण करते हैं। मतलब जो राजनीतिक दल होते हैं ना, जो ज्यादा बहुमत प्राप्त करेगा वो सरकार का निर्माण करेगा। जिस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ये मिला होगा, उसी प्रकार जिस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का आवश्यक होना है, उसी प्रकार दलीय व्यवस्था में चुनाव का भी होना आवश्यक है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने के लिए हर तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, इसलिए राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य है जो चुनाव का संचालन करना, चुनाव जीतना। ये पॉइंट इसी में आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट इसी में आ जाएगा। चलिए, लोकतंत्र का लोकमत का निर्माण, राजनीतिक दल लोकमत निर्माण करने के लिए जनसभाएं करती हैं, रैलियां करती हैं, समाचार पत्र निकालते हैं, अपना टेलीविजन, समाचार पत्र पे सबसे पहले उसका पोस्ट आता है, बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखा रहता है, लोकमत का निर्माण करता है कि मेरा वोट मिले, है ना, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये सब होता है। जनता सरकार के बीच माध्यम, ये तो पता ही है, ये तो काम करता है। राजनीतिक दल जो है प्रमुख कार्य की जनता और सरकार के बीच एक मध्यस्थता होता है, मतलब कड़ी होता है, जनता और सरकार के बीच कड़ी होते हैं। यहाँ पे रेड में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत ना, आप इसको देख लो, ठीक है। ओके, और भी नीचे है, इसको भी देख लीजिए, ये देख लीजिए। दल बदल कानून तो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। दल बदल कानून क्या है? व्हाट इज द पार्टी चेंज लॉ, है ना, पार्टी चेंज, दल बदल, दल मतलब पार्टी हुआ। विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन का कानून बना। मतलब जब अगर कानून नहीं बनता तो जो पार्टी जिससे मर्जी उसमें चल जाता है, क्योंकि करोड़ों करोड़ रुपए मिलता है पार्टी को ट्रांसफर होने में। एक बार करोड़ रुपये मिल जाएगा ना तो बैठल बैठल कर जिंदगी बिता देगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं। तो सरकार ने संविधान में कानून बनाया कि अगर आप ट्रांसफर होइएगा तो देखो क्या बोला जा रहा, कानून बनाया गया है, दल बदल कानून के अंतर्गत दी गई शर्तों को पूरा नहीं करने की स्थिति में सदस्यों को असंबद्ध घोषित कर दिया जाता है। इन कानून को पूर्ण रूप में लागू किया जाना चाहिए। जो कानून लगाए, मतलब आप अगर पार्टी छोड़ते हैं तो आपका जो एमएलए है या जो विधायक बने, वो आपका विधायक का सीट छीना जाएगा, है ना, आपका जो पद है वो पद छीना जाएगा। तो ये सब आपको गंवाना पड़ता है। जो दल बदल कानून करते हैं ना, उसका पद गंवाना पड़ता है, तब जाकर के दूसरे दल में जाके मिलते हैं जाके, ठीक है। चलिए देखिए, नगर निगम के प्रमुख कार्य देखिए, तो नगर निगम का कार्य क्या है? कूड़ा करकट का गंदगी सफाई करना, नालियाँ पुली बनाना, आग बुझाने का प्रबंध करवाना, है ना, बोलते ना, जैसे गली गली में मोहल्ला में पानी का प्रॉब्लम हो रहा था, पानी करवाना। शहर में देखते हैं जी कि बड़ा बड़ा टैंक रहता है, जहाँ पे मेला लगा टैंक जाकर रखा दिया, ये सब उसी काम है। नगर की जनगणना करवाना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करवाना, है ना, ये सब काम है किसका? म्यूनिसिपल, देखिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, नगर निगम का। चलिए अब है लास्ट है
नगर परिषद के कार्य वही सब कार्य है, सफाई करवाना, पीने का पानी प्रबंध करवाना, सड़क गलियों रोशनी करवाना, लाइट वगैरह लगाना, गली नाली बनाना, सक्षम क्या है ये शमशान घाट शमशान घाट लिखा, ठीक है, शमशान घाट। देखिए शमशान घाट लिख, शमशान घाट का प्रबंध कर, मतलब जो कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, सबको क्या करना, प्रबंध करवाना। सवाल हो गया खत्म। तो इसमें आपको मैं जो सवाल बताया हूँ, जहाँ तक आपको प्रोवाइड होता है, अब देखिए यहाँ पे, इसको नोट कीजिए अपने हिसाब से, ठीक है, और नोट करके इसको याद कर लो, टपक जाएगा एग्जाम में तो पक्का, तो नहीं याद करोगे तो दिक्कत होगा। ओके, वीडियो को लास्ट करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जो नहीं करो, लाइक तो पहले फर्स्ट पहले कर लो, तो कर दो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ओके, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।